तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी के ऑल क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग का जो पहला वर्ग है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले अध्याय में मैंने भारत संसाधन एवं उपयोग के जो है ना स्टूडेंट, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है मैंने समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वाला नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो पढ़िए। ठीक है, और वो वाला वीडियो कहाँ से देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थ होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न हम लोगों का कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब क्षेत्र में पूछ रहा है कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, अधिक सिंचाई है, क्योंकि पंजाब में खेतों में कुछ ज़्यादा जो है ना उसका सिंचाई कर दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई होगा। मैं इसे ऑलरेडी इसको जो है ना घेर के रखा हूँ ताकि आप लोग सही आंसर लिख पाइएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि होता है स्टूडेंट, वो किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में जो है कि ज़्यादा प्रचलित है स्टूडेंट। तीसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि मरुस्थलीय समझते हैं ना, जो रेगिस्तान नहीं होता है वही होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा होता है उसका विस्तार यानी कि वो जो फैलाव है कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, वो ज़्यादा राजस्थान में है। आप लोग सुने भी होंगे कि राजस्थान में बालू वगैरह ज़्यादा है, तो वही तो हुआ मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, वहाँ बालू वगैरह ज़्यादा है और वहाँ पानी उतना ज़्यादा नहीं है, पानी का कमी भी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर रेगिस्तान वगैरह होगा वहाँ पर पानी की कमी होगी। आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन समझते हैं ना, रेप्रोडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यानी कि अगर इस रसायन का आप अगर प्रयोग करते हैं तो मेढक में जो है ना जनन शक्ति समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसका नाम पूछ रहा है, क्या है, बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फिर फास्फोरस है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट एंड्रीन होगा। क्या होगा, एंड्रीन। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एंड्रीन। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन है। ठीक है, अब आइए हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगूर मृदा है। क्या है, रेंगूर मृदा, भूलिएगा कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है समाप्त। अब हम लोग आइए देखते हैं हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। आप बुक में भी मिला सकते हैं, आप अगर बुक में देखना चाहें तो ये वाला बुक आप लोगों के पास होगा जरूर स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप कहिएगा कि सर थोड़ा सा आप खुद दिखा दीजिए ना, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि अभी मैं कौन सा समाप्त करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न है ना, इसे मैं समाप्त कर दिया। अभी मैं आप लोगों के बीच ये वाला प्रश्न लाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 प्रश्न इधर है और 3 प्रश्न यहाँ है, तो 5 हो गया। और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न है, ये मैं अभी समाप्त करूँगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें एवं अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कर सके। देखिए लघु उत्तरीय का अर्थ होता है स्टूडेंट लघु का अर्थ क्या होता है, लघु यानी छोटा, उत्तरीय का मतलब उत्तर। ठीक है, यानी कि छोटा उत्तर देने वाला प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है या फिर उगाई जा सकती है, वही पूछ रहा है। पहले आप समझिए प्रश्न को कि जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे। यानी कि नदियों के द्वारा जो बहा कर जो मृदा लाया जाता है ना, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी कि नदियों के माध्यम से जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है वही जलोढ़ मृदा कहलाता है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है,
ठीक है। इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है एवं ये जो जलोढ़ मृदा है इसमें कौन कौन सा फसल को हम लोग उपजा सकते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाला राज्य है, यानी कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल तथा असम है। ये जो अभी मैं राज्य बताया यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। साथ ही साथ फिर यहाँ प्रश्न क्या है, इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है, तो इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन, दलहन बोलेगा तो समझ जाइएगा कि दाल वाला पौधा, जैसे कि मूंग हो गया, राहर हो गया, मसूर हो गया, ठीक है, इसे हम लोग दलहन पौधा कहते हैं, ठीक है। दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और सभी के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या स्टूडेंट, कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। जो समोच्च कृषि होता है ना, उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, समोच्च कृषि एक पहाड़ी कृषि पद्धति है। ये जो है ना समोच्च कृषि, ये अक्सर पहाड़ों पर किया जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समोच्च कृषि एक पहाड़ी कृषि पद्धति है। पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ पर स्टूडेंट, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ आप लोग कभी न कभी घूमे होंगे, नहीं भी घूमे होंगे तो इन फ्यूचर जरूर नेपाल जाइएगा, जरूर घूम लीजिएगा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वहाँ मृदा कट कट के ख़त्म ना हो जाए, गिर ना जाए, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेती की जाती है स्टूडेंट, यानी कि वहाँ पर क्या किया जाता है, वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं स्टूडेंट। यानी कि जो पहाड़ होता है ना, जैसे आप समझिए ये एक पहाड़ है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ पर क्या होता है, ये मृदा कट के गिर रहे ना, इसलिए यहाँ पर जो है ना इस टाइप से खेती किया जाता है। इसे समझिए यहाँ गोल गोल टाइप का, ठीक है, यानी कि चारों तरफ से इस तरह से गोल करके, आप इसको भी यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट जो है ना समोच्च कृषि की जाती है। यानी कि पहाड़ रहता है ना, तो उसके चारों ओर क्या किया जाता है, खेती की जाती है स्टूडेंट। और ये जो अभी आप देखें ना स्क्रीन पर कि लेयर बाय लेयर सीढ़ी के जैसा खेती होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं ताकि क्या हो, उसमें अपरदन को रोका जा सके, अपरदन को रोका जा सके। तो यही क्या होता है, समोच्च कृषि होता है। लेकिन आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि समोच्च कृषि एक पहाड़ी कृषि पद्धति है। क्या है, एक पहाड़ी कृषि पद्धति है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन, मृदा अपरदन बोले तो समझ जाएगा कि वो मट्टी कट कट के गिरना, वही अपरदन होता है, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार, वृत्ताकार भी बताए ना, ये पहाड़ पर ऐसे गोल गोल टाइप का, ठीक है, जो अभी देखे भी थे आप चित्र में, ठीक है, वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है, यानी उसको जोता जाता है, उसमें फसल लगाया जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समोच्च कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन क्षेत्र क्या होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि वहाँ खेत कर रहे हैं आप, और वहाँ पर हवा जब बहेगा तो मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाएगा। आप लोग कई बार ऐसे देखे होंगे कि जब आंधी आता है तो आंधी में क्या होता है, जो भी वहाँ का धूल डस्ट वगैरह होता है, मट्टी होता है, कितना कितना मट्टी उड़ने लगता है। तो मान लीजिए महीना 2 महीना में 5 बार 6 बार आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ पर रोज़ होता है स्टूडेंट, अगर रोज़ वहाँ पर पवन अपरदन हो, यानी कि पवन के वजह से, हवा की वजह से मिट्टी उड़ उड़ के दूसरा जगह जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर फसल हम लोग नहीं उपजा पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप वहाँ पर मकई रोपे या फिर कोई फसल रोपे, तो हवा आया, बस मकई ये ऊपर में जो मिट्टी है मिट्टी को लेके चल गया, नीचे में मकई है वो तो अब देखिए ऊपर आ जाएगा, तो पक्षी वगैरह खा लेगी, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, कौन सा उपयोगी बेस्ट पद्धति है जिससे कि फसल अच्छा उपज हो सके। तो हम लोग इसका उत्तर इस तरह से देंगे कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर पवन अपरदन होता है, ठीक है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। कौन पद्धति, तो पट्टी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है, जिसमें फसल के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका खेत है स्टूडेंट, ठीक है, खेत में ऐसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्या रोप दिए, ये जो देख रहे हैं ना बुंदा, ये मान लीजिए फसल रोप दी है, ठीक है, इस तरह से आप इसमें फसल रोप दिए। अब देखिए
बीच में तो खाली है, तो यहाँ पर घास का पट्टी, इस पर तरह से घास का पट्टी को भी आप बो दीजिए इस पर। तो इससे क्या होगा, आपका जो है ना मट्टी अपर्दन नहीं होगा, यानी कि देखिए अब हवा अगर इधर से आएगी तो ये घास के ऊपर में टकरा के चल जाएगा, मट्टी तो नहीं ना उड़ेगा जी। वही चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है, मट्टी नहीं उड़ेगा। तो वही हम लोग करेंगे, यानी कि इनके बीच में, फसल के बीच में घास की पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर भी समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर के प्रश्नों को। स्टूडेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, तब मैं आप लोगों को इसी तरह से ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न है मैं समाप्त करूँगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के किन भागों में पूछ रहा है। ठीक है, किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। डेल्टा किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे समझिए जब कोई भी जो है ना नदी पानी बहा के लाता है तो इस तरह से, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से जो देखे होंगे मट्टी का ढेर हो जाता है। ठीक है, तो यही डेल्टा हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए ना, कभी टीवी वगैरह में देखे होंगे या फिर बड़ा बड़ा नदी किनारे जाइएगा ना, ठीक है, तो उसके किनारे में देखिएगा इस तरह से मट्टी का जो है ना इस तरह से ढेर हो जाता है, तो यही डेल्टा होता है। ठीक, तो भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, पूछ रहा है कौन कौन भाग में हुआ, और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, यानी कि ये वाला जो मृदा है इसकी क्या विशेषता है, क्या इसमें फसल उगेगा कि नहीं उगेगा, अगर उगेगा तो कौन कौन सा फसल उगेगा, वही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से देंगे। ठीक है, कि भारत के कहाँ पर स्टूडेंट, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, तटीय बोलेगा ना तो समझ जाइएगा किनारा होता है। ठीक है, तटीय यानी किनारा, पूर्वी यानी दिशा समझते, पूरब का दिशा, तटीय यानी किनारा, मैदान यानी मैदान ऐसे समझिए ना खाली स्थान जहाँ पर वो कुछ पानी वगैरह न हो, वही होता है। ऐसे समझिए जो सूखा स्थान होता है ना वही मैदान होता है। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ। ठीक है, 2 बार निर्माण हो गया, निर्माण हुआ है। किस किस नदियों से निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा महानदी है। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में डेल्टा मिट्टी का निर्माण हुआ है। कितना में, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में डेल्टा मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मृदा में पोटास, यानी कि मिट्टी में भी न पोषक तत्व होता है, तो वही है कि इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है, लेकिन ऐसे पौधों में नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होगा। स्टूडेंट इसमें नाइट्रोजन इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये एक डेल्टा है ना, ये नदियों के द्वारा बहा कर लाया मिट्टी या एक इस तरह से जमा कर देता, नाइट्रोजन उसमें कहाँ होगा। ठीक है, दलहन पौधा अगर 2-4 बार लगाएंगे इसमें तो नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को स्थितीकरण करने वाला जो है ना जितना भी दलहन पौधा होता है ना उसका जड़ में एक राइजोबियम नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, वो क्या करता है नाइट्रोजन को वहाँ पर अपने गांठ में, यानी कि दाल के जो जड़ है ना वहाँ पर स्टॉक कर लेता है। ठीक है, तो दलहन पौधा लगाएंगे तो हालांकि वैसे में भी, यानी कि ये जो है ना डेल्टा में भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन बोले तो दाल वाला पौधा, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी पर गहन कृषि भी की जा सकती है, यानी कि ये जो है ना इस पर हम लोग गहन कृषि भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा है। और यहाँ पर क्या स्टूडेंट, जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए नहीं दिख रहा था, माफ़ी चाहते हैं, चलिए आप देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ऊंचा है। क्या आप लोगों को समझ में आया ये प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आता। स्टूडेंट ये जो प्रश्न है ना आप देखिएगा, स्टूडेंट बारीकी से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट को ये प्रश्न समझ में नहीं आता है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, लेकिन आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि नदी डेल्टा समझ गए ना, इस तरह से जो होता है मट्टी। ठीक है, नदी डेल्टा का विकास हुआ था, तो मैंने अभी बता दिया ना कि किन किन भाग में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी विशेषता को भी बता दिए। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए यहाँ पर भूमि संसाधन जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जो है ना स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। यानी कि अभी हम लोग खंड को देख रहे हैं, फिर खंड ख, ग, घ, अंग को भी देखेंगे पूरे विस्तार से। 5 नंबर का प्रश्न है कि फसल चक्रण
मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, बताना है कि जो फसल चक्रण है वो मृदा के संरक्षण में यानी कि मिट्टी के बचाव में किस प्रकार सहायक है। तो लिखेंगे हम लोग कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। यानी कि जब आप फसल चक्रण का प्रयोग करते हैं तो मृदा यानी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, क्योंकि आप अगर कोई फसल लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई खेत है उसमें आप लोग मकई गेहूँ या कोई भी चीज़ लगाइएगा तो क्या होगा, मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व है वो कौन खींच लेगा, पौधा खींच लेगा, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा पौधा लगाना होगा कि पुनः उसमें पोषक तत्व आ सके, वही है फसल चक्रण। ठीक है, समझिए फिर से, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। यही मैं भी आपको समझाया, कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तिलहन का मतलब होता है तेल वाला पौधा, जैसे कि तोरी, आप लोग सुने होंगे ना, तोरी का चटनी बड़ा टेस्टी होता है। तिलहन, ठीक है, तिलहन यानी कि वैसे चीज़ जिसे लगाने पर आपको तेल प्राप्त होता है। इसी तरह सोयाबीन तिलहन फसल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखिए उससे तेल निकलता है ना। सूर्यमुखी ये भी एक तिलहन जो है कि हम कह सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्या निकलता है, तेल निकलता है ना। तोरी ये तिलहन है, क्योंकि उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है। फिर है दलहन, दलहन पौधा का अर्थ ये होता है कि उसमें दाल होगा, क्या होगा स्टूडेंट, उससे दाल उत्पन्न होगा। ठीक है, दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है हमेशा। अब आप ऐसे समझिए स्टूडेंट, एक थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा चित्र के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन का भूखंड है, ठीक है, ये मान लीजिए ज़मीन है, आप इस पर क्या किए, कोई फसल बो दिए। समझिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये मान लीजिए आप इस पर मकई बोएं तो क्या होगा, इस मिट्टी में जो भी है, क्या है, इसमें जो भी पोषक तत्व है, मैं यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा सा, इसमें क्या है मेरे बाबू, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व क्या होगा, मिट्टी जो जिएगा, जैसे कि हम ही लोग अगर जीते हैं तो उसके लिए खाना खाते हैं ना, तब ना हम लोग को पोषक तत्व मिलता है। उसी तरह ये पौधा जीने के लिए क्या करेगा, ये मिट्टी से पोषक तत्व को खींचेगा, तो क्या होगा, इसका जो ये जड़ के माध्यम से जाएगा ना जी सारा पोषक तत्व, तो पौधा में चल गया, तो मिट्टी में पोषक तत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो गया, फिर हम लोग इसको काट लिए, फिर आप जब दोबारा इसमें फसल लगाते हैं तो इसमें पोषक तत्व रहेगा, तब ना मान लीजिए कि पोषक तत्व फिर पौधा खींचेगा, है तो नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको काट खटा दिए, तो ये मान लीजिए मेरा ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन में अब मेरा कोई भी पोषक तत्व नहीं है, इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, तो आप इसमें दलहन पौधा या तिलहन पौधा, दलहन बोले तो दाल वाला पौधा, तिलहन बोले तो तेल वाला पौधा को जब आप लगाते हैं, तो ये तिलहन और दलहन पौधा के ये जो जड़ होता है ना, इस जड़ में राइजोबियम नामक एक सूक्ष्म जीव होता है। कौन, याद रखिएगा, राइजोबियम नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, जो वायु से नाइट्रोजन को लेके यहाँ पर जमा कर लेता है। वायु से किसको लेके, वायु से नाइट्रोजन को खींच के यहाँ पर जमा कर लेता है। तो इससे जब आप इसको काट दीजिएगा, देखिए जब मान लीजिए दाल का पौधा तैयार हो जाएगा, तो आप इस दाल को काट लीजिएगा। तो दाल को जब काट लीजिएगा स्टूडेंट, तो ये जो गांठ बनल है, इस गांठ में तो नाइट्रोजन वातावरण से खींच के ये गांठ में जमा हो गया ना, तो जब फिर आप खेत को जोतिएगा तो यही नाइट्रोजन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का कमी नहीं होगा, यानी कि पोषक तत्व बना हुआ रहेगा। इसीलिए फसल चक्रण बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको नोट्स चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है बाबू, आप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 5 प्रश्न समाप्त होता है, जो कि लघु उत्तरीय था। अब हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि 3 है। तो ये भी समझिए, मैं काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है सर जी। तो समझिएगा स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो जवाब होता है ना, हमें 150 शब्दों में देना होता है, क्योंकि इसके लिए आपको 5 नंबर एग्जाम में दिए जाएंगे। देखिए है हम लोग का कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है, यानी कि मृदा के अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जलाक्रांतता क्या होता है। तो जलाक्रांतता का अर्थ ये होता है कि जब खेतों में क्या होता है, फसल में पानी जम जाता है, ठीक है, वही जलाक्रांतता होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, खेत है, खेत में कोई पौधा है, वही पौधा में ढेरी पानी जम गया है, चाहे वो सिंचाई के माध्यम से हो या फिर वर्षा के माध्यम से हो, तो वही तो जलाक्रांतता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बूंदा होगा। ठीक है, जलाक्रांतता कैसे
होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी कट कट के गिरना। जैसे मान लीजिए अगर ये खेत है तो यहाँ से मिट्टी कट कट के जो गिरेगा ना, यहाँ से कट कट के, वही तो अपरदन होता है। या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टी का चला जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट कि लिखेंगे आप लोग कि खेतों में अत्यधिक सिंचाई करने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। अब आप ही सोचिए कि अगर मान लीजिए खेत में ज़्यादा सिंचाई कर दीजिएगा तो मिट्टी में क्या होगा, अब मिट्टी जल में घुल के वो मिट्टी दूसरे खेत में बह जाएगा, तो आपका खेत से मिट्टी दूसरे खेत में चल गया ना, यानी कि क्या हो गया, वो अपरदित हो गया, अपरदन के माध्यम से वो हट गया कट के। ठीक है, तो वही चीज़ है कि खेती में अत्यधिक सिंचाई करने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जितना पौधा को आवश्यकता हो उतना ही देना चाहिए। जलाक्रांतता की समस्या से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। जो मिट्टी में लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होता है एवं क्षार का मात्रा होता है, ये क्या होता है, घट बढ़ जाता है। जिस प्रकार हम लोग का बॉडी में ब्लड का ज़रूरी है ना जी, उसी प्रकार हम लोग का बॉडी में, जैसे कि हम लोग को रोज़ 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पानी की आवश्यकता हम लोग का बॉडी में रोज़ होता है ना, उसी तरह मिट्टी में भी क्या होता है, मिट्टी में भी लवण और ये क्षार का मात्रा निश्चित होना चाहिए। जैसे आप अगर कम पानी किसी दिन पी लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपको कुछ अजीब लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह मिट्टी में स्टूडेंट लवण और क्षार बराबर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो भी फसल ख़राब हो जाएगा, अगर कम होता है तो भी फसल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जलाक्रांतता की समस्या से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। यानी कि मिट्टी का जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। साथ ही मिट्टी बेजान बोले तो मिट्टी में कोई दम नहीं रहा। ठीक है, भुरभुरा हो जाता है, भुरभुरा, ठीक है, हो जाता है। यह एक समस्या है और ये भी एक क्या है, समस्या है, जिससे फसल खराब हो जाएगा, जिससे खेती की उत्पादन क्षमता घट जाती है एवं खेत बंजर हो जाता है, और इससे खेत बंजर हम लोग का हो सकता है स्टूडेंट। अब देखिए इसके यहाँ पर कुछ जो है ना अपरदन के जो है ना यहाँ कारण है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि निम्नलिखित कारणों से जलाक्रांतता उपस्थित होने पर मृदा अपरदन होता है। पहला है कि जलाक्रांतता से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा उसमें सिंचाई करते हैं या फिर खेतों में ज़्यादा पानी अगर जमा हो जाता है, लग जाता है, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का लवण एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे मृदा अपरदन होने लगता है, यानी कि मिट्टी कटने लगता है। दूसरा है कि इससे मृदा में मौजूद लाभदायी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा पानी डालिएगा तो मिट्टी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव है वो भी क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है कि इससे भूमि बंजर एवं कृषि के योग्य नहीं रहता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, मैं जल्दी इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि सारा प्रश्न को वन शॉट में समाप्त कर सके। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। निबंध लिखना बहुत ही ईजी होता है स्टूडेंट, यानी कि आप मृदा संरक्षण यानी मृदा के बचाव के बारे में जो जानते हैं वो लिख दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ के टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, आइए तो दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि मृदा संरक्षण, मृदा यानी मट्टी के बचाव के लिए एक निबंध लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखना है। क्या है, मृदा की गुणवत्ता यानी कि मिट्टी में जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना है, अर्थात विभिन्न प्रयासों से मृदा का उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना तथा पोषक तत्वों की कमी न होने देना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि क्या करना है, मिट्टी को इस तरह से आप उसको लेके चलिएगा कि उसमें पोषक तत्व बना रहे हमेशा। ठीक है, मृदा प्राकृतिक का एक बहुमूल्य संसाधन है। मिट्टी जो है वो प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य संसाधन है। फिर हम लोगों का कि मृदा ही मानव को आदिकाल से पालते आ रहा है। बात सही है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं रहता तो हम लोग कैसे उसमें कोई फसल उपजाते, इसीलिए वो हम लोग को आदिकाल यानी बहुत ही प्राचीन समय से हम लोगों को पालते आ रहा है। इसलिए मृदा प्राकृतिक का एक बहुमूल्य संसाधन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो प्राकृतिक का एक बहुमूल्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है। इसलिए मानव सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है।
ठीक है। इसका संरक्षण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि मृदा न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा मानवों का पोषण कर उसे जीवित रखने का काम करती है। लेकिन आज मानव, याद रखिएगा, लेकिन आज मानव अत्यधिक लालच में आकर इसी मृदा का शोषण एवं दोहन कर रहा है। फसल चक्रण पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि, कहाँ पर स्टूडेंट? पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि, प्राकृतिक खाद का प्रयोग आदि कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मृदा बचे रहे तो आपको क्या करना होगा, उसमें समय समय पर फसल चक्रण का भी प्रयोग करना है, उसमें अधिक मात्रा में खाद वगैरह भी डालना है, प्राकृतिक खाद, ठीक है। अगर उसमें उर्वरक लगे तो वो भी डालना है। इससे क्या होगा, हम लोग का प्राकृतिक में जो मौजूद है मृदा यानी कि मिट्टी वो बचा रहेगा। बचने का मतलब क्या, उसमें पोषक तत्व होना चाहिए। मिट्टी तो रहेगा, ठीक है, आप अगर उस पर ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी मिट्टी रहेगा, लेकिन उसमें पोषक तत्व रहना चाहिए ना। पोषक तत्व भी नहीं रहेगा तो मिट्टी बंजर बन जाएगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको 2 में 2 या फिर 5 में 5 नंबर जरूर देगा स्टूडेंट। अगर 2 नंबर करेगा तो 2 नंबर देगा, अगर 5 नंबर करेगा तो 5 नंबर देगा। अब अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि देखिए यहाँ पर आप लोग दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है कि भारत में अत्यधिक, यानी कि हम लोग का जो इंडिया है यहाँ पर अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद, हम लोग का भारत में कितना गाय है, पशु है, होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग 0 के बराबर है। तो स्पष्ट करें कैसे, तो देखिए हम लोग इसका उत्तर इस तरह से देंगे। मैं इसको इतना सरल भाषा में लिखा हूँ कि आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो भी समझ जाइएगा स्टूडेंट। देखिए, भारत में कई कारणों से अत्यधिक पशु होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत कम है। पहला कारण तो यह है कि भारत में उत्तम नस्ल के पशु की कमी है। हम लोग का भारत में जो उत्तम नस्ल होता है उसकी कमी है। उत्तम नस्लों के पशुओं में दूध देने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, जबकि हमारे देश में पाए जाने वाले पशुओं में दूध देने की क्षमता बहुत कम है। देख लिए, जो उत्तम नस्ल का पशु होता है वो ज़्यादा दूध देता है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग के जो देश में जो है, जो गाय वगैरह है या फिर जो भी पशु है वो कम दूध देती है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर का देखिए है कि हमारे देश भारत में अत्यधिक यानी कि अधिकांश किसान पशुओं को पालने के लिए वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसका मन जैसे होता है वैसे वो करता है, यानी कि जो उसका रियल तरीका होना चाहिए उस तरीका का प्रयोग नहीं करता है, जिसके कारण हमारे पशुएं अधिक दूध नहीं दे पाती है। अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीका से क्या करें स्टूडेंट, वैज्ञानिक तरीका से अगर हम लोग पशुपालन करें तो ज़्यादा दूध होगा, लेकिन हम लोग नहीं, कुछ जैसे मन तैसे शाम को और सुबह को चारा देते हैं, बदले में दूध को दूहते हैं, लेकिन उसका रियल होना चाहिए कि उसको चोकर लगेगा, ठीक है, पशु को कितना पानी चाहिए, कितना घास चाहिए, उसका रहन सहन क्या होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है ना पशु के दूध पर, ठीक है। तो आप लोग उसको जितना अच्छा से देख रेख कीजिएगा, जितना अच्छा से उसको खाना पीना दीजिएगा, उतना ज़्यादा दूध होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, देखिए यहाँ पर कि भारत में पशुओं के लिए, कहाँ पर स्टूडेंट, भारत में, इंडिया में, भारत में पशुओं के लिए अस्थाई चारागाह बहुत कम है। अस्थाई चारागाह बहुत कम है, उसको चरने के लिए बहुत कम भूमि पर उपलब्ध है, जो यहाँ के पशुओं के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव दूध उत्पादन पर पड़ता है। अगर पशु जब अच्छा रूप से चरेगा नहीं, खाएगा नहीं, तो दूध कहाँ से होगा, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दूध पर ही पड़ता है। और 5वां नंबर है कि पशु की अत्यधिकता वाले क्षेत्र कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ का मार झेलते रहता है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा पशु है तो वहाँ पर कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है, तो पशु को समय समय पर खाना मिलता नहीं है, ठीक है, जिससे पशुओं के दूध देने की क्षमता भी घट जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का टोटल होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ अगले अध्याय में, ठीक है स्टूडेंट। अगर अगला अध्याय देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के फ़ोन में गिर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट, मेरे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट में
पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके एक के बाद एक ऐसे करके देखिएगा ना, तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले अध्याय में। बाय।